नमस्कार। चलिए आज समय में पीछे चलते हैं उत्तर प्रदेश की धरती पर, एक ऐसे वक्त में जब यह सिर्फ एक राज्य नहीं था बल्कि भारत के दो सबसे महान साम्राज्यों का आप कह सकते हैं दिल था, मौर्य और गुप्त। और यह सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है, नहीं, ये तो उस नींव की कहानी है जिस पर आज का भारत खड़ा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है, एक ऐसा सवाल जो हमारी आज की पूरी चर्चा को एक साथ जोड़ेगा। क्या कभी सोचा है कि हमारे नेशनल एम्बलम अशोक चिन्ह का उत्तर प्रदेश की इसी प्राचीन जमीन से क्या कनेक्शन है? गहरा नाता है, और इसका जवाब वो मौर्यों और गुप्तों की विरासत में ही छिपा है। तो इसे जरा ध्यान में रखिएगा। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले यूपी की इन एंशिएंट सुपर पावर्स को जानेंगे, फिर मौर्य साम्राज्य के ब्लूप्रिंट को समझेंगे, उसके बाद गुप्तों के शानदार गोल्डन एज में गोता लगाएंगे, फिर करेंगे दोनों का आमने सामने कंपैरिजन, और आखिर में देखेंगे कि हजारों साल बाद भी इनकी लेगेसी हम पर कैसे असर डालती है। तो चलिए शुरू करते हैं मौर्य साम्राज्य से। ये कोई छोटा मोटा साम्राज्य नहीं था, ये था भारत का पहला महान एम्पायर, जिसने पहली बार इस सब कॉन्टिनेंट के बिखरे हुए हिस्सों को एक झंडे के नीचे लाके खड़ा कर दिया। और जानते हैं इस विशाल साम्राज्य का दिल कहां धड़कता था? जी हां, उत्तर प्रदेश में। तो कहानी शुरू होती है 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। उनके पोते सम्राट अशोक के टाइम में ये एम्पायर अपने पीक पर पहुंचा। लेकिन फिर आया 261 ईसा पूर्व और कलिंग का वो भयंकर युद्ध, जिसने सब कुछ बदल दिया, इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। और यहीं से आप कह सकते हैं साम्राज्य के अंत की कहानी भी शुरू हो गई, जो 185 ईसा पूर्व में खत्म हुई। देखिए, इतना बड़ा साम्राज्य सिर्फ तलवार के दम पर नहीं खड़ा था, इसके पीछे थी चाणक्य जैसी जबरदस्त पॉलिटिकल सोच। चंद्रगुप्त के सलाहकार चाणक्य, उन्होंने अर्थशास्त्र में एक हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम का खाका तैयार किया। मतलब हर फैसला सीधा राजधानी पाटलिपुत्र से होता था, और उत्तर प्रदेश के शहर जैसे काशी और प्रयाग इस मजबूत एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे। और फिर आता है इतिहास का वो टर्निंग पॉइंट, कलिंग युद्ध। इस युद्ध में जो खून खराबा हुआ, उसने सम्राट अशोक को अंदर तक हिलाकर रख दिया, पूरी तरह से बदल दिया। यह सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी, ये एक आध्यात्मिक जागृति की शुरुआत थी। इस युद्ध के बाद अशोक ने तलवार हमेशा के लिए रख दी और धम्म का रास्ता अपना लिया, मतलब धर्म और नैतिकता का रास्ता। और इस बदलाव का सबसे बड़ा सेंटर कौन बना? उत्तर प्रदेश। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और सारनाथ में वो फेमस लायन कैपिटल पिलर बनवाया, वहीं जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। कौशाम्बी जैसी जगहों पर आज भी उनके स्तंभ इस महान बदलाव की कहानी कहते हैं। चलिए अब थोड़ा टाइम में आगे बढ़ते हैं। मौर्यों के पतन के कई सौ साल बाद एक नए साम्राज्य का उदय हुआ, और ये था गुप्त काल। एक ऐसा दौर जिसे अक्सर कल्चरल प्रोस्पेरिटी का दूसरा नाम माना जाता है। इतिहासकार इसे भारत का स्वर्ण युग या द गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहते हैं। और यह बहुत बड़ा टाइटल है ना? लेकिन जब हम उस दौर के साइंस, आर्ट और लिटरेचर में हुए कमाल के एडवांसमेंट्स को देखते हैं तो लगता है कि यह नाम बिल्कुल सही है। इस गोल्डन एज के आर्किटेक्ट्स थे श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम और खासकर समुद्रगुप्त, जिन्हें उनकी मिलिट्री जीत की वजह से भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय तो यह साम्राज्य अपने चरम पर था। और एक बार फिर देखिए, यूपी के शहर प्रयाग, कन्नौज, मथुरा इस एम्पायर के सेंटर में थे। लेकिन एक मिनट, हमें समुद्रगुप्त की इन जीतों के बारे में पता कैसे चला? इसका जवाब है प्रयाग प्रशस्ति। ये प्रयाग यानी आज के प्रयागराज में एक पिलर पे उनके दरबारी कवि हरिशेर ने लिखवाया था। इसमें उनकी जीत और उनके राज का एक एक डिटेल है। ये उस दौर का एक अनमोल ऐतिहासिक खजाना है। और देखिए, स्वर्ण युग नाम सिर्फ कहने के लिए नहीं था। साइंस में आर्यभट्ट ने दुनिया को जीरो दिया, डेसिमल सिस्टम दिया। लिटरेचर में कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे मास्टरपीस लिख रहे थे। आर्किटेक्चर में पहली बार बड़े बड़े मंदिर बनने शुरू हुए। यह सचमुच एक कल्चरल और इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोजन का दौर था। और इस बात को कंफर्म किया था चीनी यात्री फाहियान ने, जो उस समय भारत आए थे। तो हमने दोनों साम्राज्यों को अलग अलग समझ लिया। अब वक्त है इन्हें आमने सामने रखने का, एक सीधा कंपैरिजन, ताकि इनके बीच का जो मेन फर्क है वो एकदम साफ हो जाए। जैसा कि इस सोर्स मटेरियल में देख सकते हैं, दोनों में कुछ फंडामेंटल डिफरेंस थे, शासन से लेकर आर्ट तक। चलिए अब इन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा और करीब से देखते हैं, ताकि ये तुलना एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। यहाँ दोनों का कैरेक्टर एकदम अलग दिखता है। मौर्यों का शासन कैसा था? एकदम सेंट्रलाइज्ड, लोहे की मुट्ठी जैसा, हर ऑर्डर सीधा राजधानी से। वहीं गुप्तों ने क्या किया? उन्होंने लोकल रूलर्स को ज्यादा आजादी दी, मतलब डिसेंट्रलाइज सिस्टम। धर्म की बात करें तो मौर्यों पर बौद्ध धर्म का गहरा असर था, जबकि गुप्त काल को हिंदू धर्म के पुनर्जागरण यानी हिंदू रेनेसांस का दौर माना जाता है। और यह फर्क उनकी कला में भी साफ झलकता है, कहाँ मौर्यों के बड़े बड़े स्तंभ और स्तूप और कहाँ गुप्तों के खूबसूरत और डिटेल्ड मंदिर। तो सवाल उठता है कि इन सब का आज क्या मतलब है?
इन पुराने साम्राज्यों की विरासत आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है, अक्सर उन तरीकों से जिनका हमें एहसास तक नहीं होता। अब कुछ फटाफट एकदम जरूरी फैक्ट्स जो हमेशा याद रहने चाहिए। सारनाथ का सिंह स्तंभ किसका है? अशोक का। प्रयाग प्रशस्ति किससे जुड़ी है? समुद्रगुप्त से। और भारत का स्वर्णयुग किसे कहते हैं? गुप्त काल को। ये 3 पॉइंट्स इन साम्राज्यों की पहचान है। और हाँ, ये भी याद रखना है, चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के राज में भारत आए थे, और महान गणितज्ञ आर्यभट्ट वो भी गुप्त काल की ही देन थे। एक छोटी सी एग्जाम टिप, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पुराने शिलालेख यानी इंस्क्रिप्शंस और विदेशी यात्रियों के अकाउंट्स हमेशा सुपर इंपॉर्टेंट होते हैं। और अब उस सवाल का जवाब जहां से हमने ये सफर शुरू किया था, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक हमारा अशोक चिन्ह, वो कहीं और से नहीं बल्कि सीधा सारनाथ में सम्राट अशोक के बनवाए गए उसी लाइन कैपिटल पिलर से लिया गया है। ये मौर्य साम्राज्य और उत्तर प्रदेश की जमीन की वो जेती जागती विरासत है जो आज भी हमारे गणतंत्र की पहचान है। तो आखिर में एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं, एक गोल्डन एज की असली परिभाषा क्या है? मौर्यों की तरह एक विशाल, ऑर्गेनाइज्ड और ताकतवर साम्राज्य, या फिर गुप्तों की तरह एक ऐसा दौर जहां आर्ट, साइंस और कल्चर अपने पीक पर हों? इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार तक जानने की अपनी जिज्ञासा को बनाए रखें।